नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। जब भी हम एक पर्टिकुलर देश की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में भारत सरकार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिकॉग्नाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉ, वही भारत के लिए कानून माना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सिनेरियो में लॉज कैसे बनेंगे? वहां पे तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, तो वहां पर जो भी स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो में कंट्री को स्टेट कहा जाता है, ठीक है जी। तो जो भी स्टेट्स हैं और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को लॉ के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती हैं तो उन्हें हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब दो देश आपस में किसी भी तरीके के संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, मिलिट्री रिलेशंस हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरीके के रिलेशंस बनाए जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल लॉज की। क्योंकि अपने कंट्री में तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या कानून होगा क्या नहीं होगा। जब आप दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो उसके अपने कानून हैं, आपके अपने कानून हैं, तो कैसे डील करोगे? तो कुछ कॉमन लॉज की हमें जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉज। अब यहां पर एक शब्द जोड़ा गया है पब्लिक इंटरनेशनल। पब्लिक क्यों कहा गया है? अगर पब्लिक कहा गया है तो प्राइवेट भी होगा, है ना। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज हम उन्हें कहते हैं जो कि हमारे मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उसमें कुछ लॉज होते हैं जो कि फॉरेनर्स पर भी लागू होते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज। ये हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि फॉरेनर्स पर भी लागू होते हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से हर कंट्री में होते हैं और उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कौन से हैं? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेफ्यूजी है तो उस रेफ्यूजी के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कोई भी कंट्री में जब वो जाएगा तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं जिन्हें हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं और ये सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी और भी जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हो रही थी, क्या उस समय इंटरनेशनल लॉ था? हो सकता है उस समय भी इंटरनेशनल लॉ था, लेकिन कोई डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में था, है ना। क्योंकि वहाँ पर हमें ये ट्रेसेस तो मिलते हैं कि अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग आपस में ट्रेड भी करते थे, आपस में संधियाँ भी करते थे, गठजोड़ करते थे ताकि तीसरी किसी ताकत को हरा सके। तो रिलेशन थे तो कुछ लॉज भी होंगे, कुछ नियम भी होंगे। बिना नियम के आप कैसे रिलेशन बनाओगे? तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ का अस्तित्व तो होगा लेकिन डेवलप्ड फॉर्म नहीं था। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो साहब, जब ज़रूरत पड़ती है इंसान सब कुछ बना देता है, चाहे चांद का रास्ता खोजना हो तो वो भी बना देता है। आज के टाइम में आप देख ही रहे हो, पैसेंजर व्हीकल्स बनाने की बात चल रही है कि मून पर लोगों को, आम नागरिकों को कैसे लेके जाना है। तो जब ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले दुनिया ने अपना पहला विश्व युद्ध देखा 1914 से 1918 के बीच में। उस समय ज़रूरत पड़ी कि भैया हमें कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से, जिसके आधार पर हम इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पीस मेंटेन कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसकी बात कोई मानता नहीं था, कोई खास इसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था इंटरनेशनल सिनेरियो को मेंटेन करने में, जिसकी वजह से हमें एक और विश्व युद्ध झेलना पड़ा। कब? 1939 से 1945 के बीच में। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ, अब हमारे कान खड़े हो चुके थे और हमने एक मोर इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जो कि आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस निभाती हैं। जैसे कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में उनको देखती है और उनके लिए रूल्स बनाती है, और ये भी इंश्योर करती है कि जो गरीब नेशंस हैं उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले ताकि वो भी आगे आ सके। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं था। 1865 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बना दी थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हमने बनाई थी 1874 में। यानी कि बीज हम बोते जा रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म लेती जा रही थी। लेकिन मेजरली हम जो कह सकते हैं कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंटरनेशनल सिनेरियो में एक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की, पर्टिकुलर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश की जो कि कंट्रीज पर बाइंडिंग थे और कंट्रीज ने माना उसको कि हाँ जी, हम आपको
एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो हमारी सहमति से, हमारे रेटिफिकेशन के साथ बना रहे हो, उनका पालन होगा। तो ये एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1945 में ही बनी थी। जबकि इसकी एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1919 में बन गई थी लेबर राइट्स के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1945 में यूएनओ बनाया तो इसकी सारी एजेंसीज भी तभी बनी थी। ये जो मैंने अभी आपको जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बताई है, या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बताई है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब अब जो है यूएनओ का पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल अदा किया इंटरनेशनल सिनेरियो को इतना ज़्यादा कस के जकड़ने में, पकड़ने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, पीसफुल रिलेशंस बनाने में, उसका रोल था सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का रोल था। ठीक है जी। इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में डेवलप कर दिया। आज की डेट में दुनिया में, यानी अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हमसे कुछ घंटे की दूरी पर ना हो। हम कुछ घंटे में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में फ्लाइट्स भी हैं, एयर फ्लाइट्स हैं, शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। दूसरा, इंटरनेट की वजह से आज हमारे पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आम नागरिक के हाथ में एक स्मार्टफोन है जो कि दुनिया में वो किसी से भी कनेक्ट कर सकता है ना। अपनी वीडियो डाल सकता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। जिनको वो जानता भी नहीं है उन तक भी पहुंचने में उसको कुछ सेकंड्स का ही फासला रह गया है। कॉल्स आप कर सकते हो। मोबाइल फोन्स तो आज से बहुत पहले आ गए थे, तो कॉलिंग लोग और पहले चालू हो गई थी। उससे पहले पोस्टल सिस्टम हुआ करता था, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन को हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, जेट्स आ गए हैं, है ना, लोगों के पास। तो इस तरीके से ये जो रोल है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का, इसी ने इंटरनेशनल लॉज की ज़रूरत को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम कनेक्टेड रहेंगे उतने ही ज़्यादा रेगुलेटेड रहने की भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ और ज़्यादा हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होने लग जाएंगी। जैसे आप एक फैमिली को देखो, एक जॉइंट फैमिली एक ही घर में रहती है तो वहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अगर मेम्बर्स को आप दूर दूर रहने को कह दो तो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन कम है, लेन देन कम है, रिलेशंस कम है। तो जब हमारे रिलेशंस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो हमें रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लॉज की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनल पीस के लिए आज की डेट में अगर हम बात करें? सबसे पहला है न्यूक्लियर वॉर। देखो, दुनिया में 6-7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर वो उनका इस्तेमाल करते हैं तो तबाही आ जाएगी साहब। तो न्यूक्लियर वॉर अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सेकेंड है लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखो, एक कंट्री आज की डेट में दूसरे कंट्री पर ट्रस्ट नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब तक ट्रस्ट आप नहीं करोगे दूसरी कंट्री के ऊपर, तो आपके रिलेशंस लंबे समय तक अच्छे नहीं बने रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन है, ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त। टेम्पररीली सभी लोग सभी के दोस्त हैं और सभी लोग सभी के दुश्मन हैं, है ना। तीसरी बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो मीन टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिविंग स्पीशीज़ जो है धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और जो भी आज के डेट में हम जो एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरी की पूरी पृथ्वी में एक ऐसा डिजास्टर्स चेंज आएगा जिसके बाद एक नए ही तरह का जीवन इस पर डेवलप होगा। तो उसको रोकने के लिए, ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक जो है बहुत बड़ा थ्रेट है जिससे हमें डील करना है, जिसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है जी। चौथा है टेररिज्म। टेररिज्म साहब आज एक कंट्री का मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। आप चाहें पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, यूएस देखो, इंडिया देखो, फ्रांस देखो, सब जगह सभी देश जो हैं आतंकवाद से ग्रस्त हो चुके हैं। किसी न किसी तरीके से उन पर हमले हो रहे हैं जिनको कि रोकना ज़रूरी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। पांचवा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखो और यूरोपियन कंट्रीज़ को देखो, ज्योग्राफिकली लगभग जुड़े हुए हैं दोनों, लेकिन कितना फासला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में। एक है जो बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास अपनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको एक्सकेवेट करने का, एक्सप्लोर करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। अपनी ही नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का पैसा अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास नहीं है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम आप जानते ही हो कितनी है, पाउंड्स में और डॉलर्स में जो है कितना कमा रहे हैं लोग। तो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है और उनके पास अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास ज़रूरत से कम है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का भी यही हाल है, वो भी गरीब कंट्रीज़ हैं, है ना। और
अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखो, नॉर्थ अमेरिका देखो, तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका जो है ज़्यादा प्रॉस्परस है, साउथ अमेरिका कम प्रॉस्परस है ना, इस तरीके से है। एशिया जो है वो कहीं बीच में आता है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना साहब, तो आप रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप देखो तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जितनी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होगी ना, उतनी अच्छी मुंबई और मुंबई के महाराष्ट्र के ही किसी ग्रामीण कस्बे के बीच में नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि रिलेशंस बनाने का कोई खास फायदा ही नहीं है। उनके बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि मुंबई के लोग वहाँ पे जाके एक्सप्लॉयटेशन करना पसंद करेंगे, रिलेशंस बनाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रेड किस चीज़ की करोगे आप? अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है एग्रीकल्चर में, दूसरा कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस है इंडस्ट्री में, तो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को, है ना। तीसरा कंट्री है जो कि सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी सर्विसेज दोनों कंट्रीज दे सकते हैं। तीनों कंट्रीज का अपना अपना फायदा हो जाएगा, ट्रेड भी हो जाएगी, तीनों की ग्रोथ भी हो जाएगी। लेकिन जब आप बराबरी पर नहीं हो, जब किसी के पास बहुत कुछ है देने को और दूसरे के पास कुछ खास नहीं है देने को, है ना, तो ऐसे केस में आप रिलेशंस कैसे बनाओगे? तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है जी। तो इन सभी चैलेंजेस की वजह से और ज़्यादा नीड डेवलप हो गई है इफेक्टिव इंटरनेशनल लॉज बनाने के लिए और उनका पालन करने के लिए। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है और आज की डेट में हमारे पास पीसफुल इंटरनेशनल लॉज के लिए क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल है जिनसे हमें डील करना है, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लॉज की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।